ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन का तरीका सीखा था। ठीक है। और फायरबेस के अंदर हमने फायरबेस कंसोल के अंदर हमने नया अपना प्रोजेक्ट भी बनाया था। ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी ऐप को पैकेज नेम से लिंकिंग भी किया था। और उसके बाद गूगल सर्विस डॉट जेसन की जो फाइल है उस फाइल को हमने अपने पास ऐप के अंदर एंड्रॉयड ऐप फोल्डर के अंदर डाउनलोड भी कर लिया था। और उसके बाद हमने आ, बहुत सब चीजें की थी और बहुत सब चीजें हमने फायरबेस में पढ़ी थी। अब बात आती है यहाँ पे कि अब हमने फायरबेस तो इंस्टॉलेशन कर लिया। अब हमें फायरबेस की मजीद चीजें करनी होंगी। जैसे कि आ, अगर मैं ओपन करूं यहाँ पे फायरबेस कंसोल, क्या मैं इस अकाउंट पे आ सकता हूँ? ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं है, वो उस वजह से नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा इसमें वाकई में नहीं है। अगर मैं फायरबेस टेस्ट कंसोल हमने बनाया था, टेस्ट डेमो हमने बनाया था, तो इसके अंदर बहुत सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है। लाइक ऑथेंटिकेशन को हमने थोड़ा ओवरव्यू किया था कि ऑथेंटिकेशन ये चीज होती है। और आज हम मैंने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्लाउड फायर स्टोर। ये क्लाउड फायर स्टोर होता क्या है और इसको हम यूज करने की वजह क्या है, उसको इंटरव्यूज में भी क्यों पूछा जाता है और रियल टाइम क्यों नहीं पूछा जाता। देखो, रियल टाइम जो है ना आपका चलता था जस्ट की वैल्यू और आईडी, दैट्स इट। इसमें ये डिफरेंट है कि इसके अंदर आप एक पूरा ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इसके अंदर पूरा एक एरे ले सकते हो। यानी कि जो आप डमी जेसन बनाते हो वो पूरा का जेसन आप यहाँ ऐड कर सकते हो और बना सकते हो, जेसन स्ट्रक्चर बना सकते हो। और रियल टाइम डेटाबेस के अंदर सिर्फ की वैल्यू पेयर होता था, इसके अंदर पूरा जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। और उसके बाद इसको यूज करने से पहले इसकी कुछ चीजें बता दूं कि ये जो है इसके अंदर दो चीज होती हैं, कलेक्शंस होते हैं और डॉक्स होती है, यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और फिर आगे उन डॉक्यूमेंट्स के आगे वैल्यू होती है। कलेक्शन जो आपका होगा, कलेक्शन आपका डेटा बेस होगा। कलेक्शन आपका लाइक एक घर होगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट आगे जो आगे एरो बन के डॉक्यूमेंट आएगा, वो डॉक्यूमेंट आपके कमरे होंगे। ठीक है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट आपके कमरे की चाबियां होंगी, क्योंकि वो जो हमेशा यूनिक आईडी जनरेट करेगा, ऑटो खुद यूनिक आईडी जनरेट करेगा। ठीक है। और उसके अंदर जो कमरे के अंदर बकाया सामान रखा होता है। एग्जाम्पल क्लियर हो गई? स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ही आपने प्रेस करेंगे, अच्छा आपने जब फायरबेस कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, तो आपने यहाँ नहीं आना, यानी कि यहाँ बाद में आना है। यहाँ बाद में आना है। यहाँ बाद में आना है। तो पहले जो है आपने यहाँ आपने बाद में आना है, पहले आपने फायरबेस कंसोल के अंदर आना है। फायरबेस कंसोल में आपने क्लाउड फायर स्टोर को एनेबल करना है। अभी ये बता रहे हैं कि रियल टाइम अपडेट्स एंड पावरफुल क्वेरीज एंड ऑटोमेटिकली स्केलिंग। ये इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिकली खुद को अपडेट करता है वैल्यूज के हिसाब से। अब जैसे अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस इसका नाम बताया। अब ये यहाँ पे पूछेगा कि डेटाबेस कौन सा, यानी कौन सा स्टार्ट करना है, एक है टेस्ट मोड, एक है प्रोडक्शन मोड। तो हम ऐसा करेंगे, इसको हम टेस्ट मोड पे करेंगे, क्योंकि टेस्ट मोड के अंदर ईच एंड एवरीथिंग सब अवेलेबल होता है। और ये टाइम ड्यूरेशन दे देता है हमें यहाँ पे, जैसे जैसे हमें टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 1 महीने का, 1 महीने बाद ये टेस्ट मोड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। ये बता रहे कि 30 डेज ट्रायल है। अब टेस्ट मोड पे प्रेस करने के बाद जो है आप नेक्स्ट करना है। फिर ये पूछ रहा है आपका क्लाउड फाइल स्टोर लोकेशन, यानी कि क्लाउड फाइल स्टोर लोकेशन का मतलब ये है कि आपके डेटाबेस की लोकेशन कहाँ रखनी है, किस कंट्री में रखनी है। जाहिर है हमारे सबसे करीब जो सिंगापुर है, तो हम उसी को हम प्रेफर करेंगे यार, सिंगापुर ही हम बोलेंगे कि उसी को रखो। यहाँ कहीं आ रहा होगा। अब ये देखो उन्होंने सिटीज भी दे दी हैं, नॉर्थ ये नहीं है, साउथ कैरोलिना ये भी नहीं है,
लंदन ये भी नहीं है तो बहुत दूर है, सिडनी भी बहुत दूर है, या सिंगापुर, मुंबई, ये लो सिंगापुर से और करीब आ गया मुंबई, इसलिए मुंबई से करीब हमारे और कोई डेटाबेस नहीं है। यानी कि यानी कि हम अपने डेटाबेस को मुंबई की लोकेशन में, यानी कि मुंबई की लोकेशन के वहां पीसी जो रखे हुए हैं, हम अपना सारा डेटा वहां पुश करेंगे। सिक्योर है, फायरबेस का गूगल का है, टेंशन नहीं है। ये बेसिकली जो मर्जी सेलेक्ट नहीं है, इसके अंदर फर्क है। यानी कि आप, ये इतनी सारी लोकेशन इसलिए इन्होंने दी है कि जो करीब होता है, बहुत ज्यादा करीब, यानी कि आप देख रहे हो कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, मेरे नजदीक करीब है इंडिया, और इंडिया में भी मुंबई करीब है, सिंगापुर बहुत दूर है मुझसे। तो जो नजदीक होगा, आप चाह रहे, जाहिर है आप ये चाहोगे कि मैं जैसे क्वेरी को हिट करूं उसी टाइम मुझे डेटा फैच फास्ट, जल्दी से फैच हो जाए, फास्ट फैच हो जाए। तो जाहिर है आप बोलोगे जितना करीब डिस्टेंस होगा उतना जल्दी मेरा डेटा पहुंचेगा। अगर मैं लंदन का डेटाबेस सेट करूं तो जाहिर है वो 1 सेकंड लगेगा डेटा आने में। और अगर मैं मुंबई का सिलेक्ट कर लेता हूं तो मुंबई का ऑफकोर्स यार एक सौ मिली सेकंड के अंदर मेरा डेटा रिसीव हो जाएगा। इतना फर्क है। अगर मैं सिंगापुर में करता हूं तो सिंगापुर में ये कि 300 मिली सेकंड बढ़ जाएंगे, 400 मिली सेकंड में मुझे डेटा रिसीव होगा। और अगर मैं बेचता हूं तो कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये लिस्टिंग चाहिए, तो वो डेटा ला दे, आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप जब टाइमर लगाओगे तो आप बोलोगे हाँ इस पे फर्क है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। फिर आपने इसको करना है एनेबल, यानी कि ये भी आप डेटाबेस को एनेबल कर रहे हो, ये डेटाबेस बैकएंड पे ये क्रिएट कर रहा है मुंबई के डेटाबेस, मुंबई के पीसी में ये आपका एक फोल्डर बना देगा। इस टाइम ये काम कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अब जब क्रिएट क्रिएट हो गया डेटाबेस, तब क्रिएट होने के बाद ये आपको कुछ चीजें बताएगा इस तरीके के, आपने इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, उसको भी इग्नोर करना है। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखो, अभी तो आपको खाली है, डमी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ऊपर टैब का ओवरव्यू कर देता हूँ। टैब के अंदर क्या है कि एक रूल्स है, ठीक है, रूल्स कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक, हम एक्सपायरी डेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 24 कर दिया और पब्लिश कर दूंगा। ये देखो पब्लिश हो गया, यानी अभी अगले साल जाके एक्सपायर होगा, टेस्ट टेस्ट वाला, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। इंडेक्सेस इसकी जरूरत नहीं है। यूसेज, हाँ बिल्कुल यूसेज ये आ गया, देखो, रीड, राइट्स एंड डिलीट, ये इन सबको काउंट करता है। ये इन सबको काउंट करता है। 6000 रीड्स मिलते हैं, 2000 राइट्स मिलते हैं, और शायद 2000 डिलीट्स भी मिलते हैं हमें। तो ये सारा यूसेज हमें बता रहा होता है। और एक्सटेंशंस की हमें जरूरत नहीं है, इसकी इसकी जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं वापसी डेटा के टैब के अंदर। डेटा के टैब के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्शन, जो हम पहले पहले स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका घर का क्या नाम होगा, यानी डेटाबेस का क्या नाम होगा। मैं लिखता हूं मैं यहाँ लिखता हूं कि लाइक, मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर्स, नहीं यूजर्स नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक डेमो डीबी, ठीक है, डेमो डेटाबेस। और जब इसको हम नेक्स्ट करेंगे, कलेक्शन आईडी बन गई, यानी कि कलेक्शन बन गया। कलेक्शन बनने के बाद ये डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाऊं, ये बता रहे हैं कि कलेक्शन मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन डॉक्यूमेंट, यानी घर के अंदर एटलीस्ट एक कमरा होना लाजमी है। कोई फाइल स्टोर एंड कोई फाइल स्टोर यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये थोड़ी अजीब, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। documents store your data has fields auto generated a document id और कस्टमाइज इफ वी नीड इट। हम जो है हमेशा इसको पिक करेंगे, फर्स्ट लाइन को, यानी कि इसके अंदर हम
इसके अंदर हम हमेशा हमेशा ये करेंगे, ऑटो जनरेट करेंगे। ये आपकी हो जाएगी यूनिक आईडी, यानी कि कमरे की चाबी। अब हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक टेक्स्ट, मैं दे देता हूं टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट और स्ट्रिंग। ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ले सकते हैं, पूरा का पूरा जैसा नहीं है। ये अगर मैं एरे ले लूं ना, ये देखो, कहां से आवाज आई? हम्म, कहां से? क्यों ऑन किया आपने? ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट जो है, अब ये इस टेक्स्ट की फॉर्मेट में मैंने ले लिया एरे। अब ये देखो, ये जीरो इंडेक्स ले लिया उसने, प्लस करूंगा, वन ले लिया, प्लस करूंगा, जीरो वन टू, लेता जाएगा ये। इसको आप माइनस भी कर सकते हो, और ये इसकी फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आप पूरा जेसन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं डमी वैल्यू दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे फील्डें और ऐड कर सकते हो, और कमरे ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कमरे के अंदर और चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं करनी फिलहाल, और इसको मैंने सेव कर देना है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का ये बना देगा। अभी जैसे देखो, मेरा इसने बना दिया, ये डेटाबेस एक ही रहेगा। अब इससे मेरा ये एक फील्ड बना दी, हाँ डेटाबेस और भी बना सकते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं है, और भी बना सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसा कि यूजर्स की लिस्ट का अलग बनाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन का अलग बनाना चाह रहे हो, दूसरी चीजों का अलग बनाना चाह रहे हो, तो इस तरीके का ये आप सिस्टम कर सकते हो। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, अब ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, आईडी बन गई। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी हमारे पास जनरेट हो चुकी है, ये आपकी यूनिक आईडी है। और जहां पे देखो, ये फील्ड टेक्स्ट आ गई है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, समझ ना आए हो? क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, यहां तक क्लाउड फायर स्टोर को यहां तक मैं स्टॉप करूंगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूं उस डॉक्यूमेंट्स को जहां से हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी रिएक्ट नेटिव फायरबेस से। तो गेट स्टार्टिंग के अंदर हमने ये चीजें इंस्टॉलेशन कर ली थी। अब हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं क्लाउड फायर स्टोर को के पास, ये रहा, यूसेज में आया, और यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर के अंदर ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको ऐप करनी पड़ेगी। ऐप हमने कर लिया, उसके बाद ये आपको बता रहा है कि yarn एट क्लाउड रिएक्ट नेटिव फायरबेस क्लाउड फायर स्टोर, ये आपको अलग से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये इंस्टॉलेशन करने के बाद ये आपको बता रहे कि मर्ज डेस्क एनेबल मल्टी डेस्क, या देखो ये भी बता रहा है कि मल्टी डेस्क को एनेबल करना पड़ेगा, कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी अब व्हाट डज इट डू, यानी कि अब हम क्या करें? फायरबेस इज अ फ्लेक्सिबल स्केलेबल नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस टू स्टोर एंड सिंक्रोनाइज डेटा। ये बता रहा है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो है एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर हम रियल टाइम डेटाबेस को, यानी कि एसक्यूएल का एक पेज खुला हुआ है, आपने कोई अपने आपने 10 रिकॉर्ड डेटाबेस में डाल दिए, टेबल्स के अंदर 10 रिकॉर्ड डाल दिए, ठीक है, और आप एक स्क्रीन पे बैठे हुए हो, ऐसा नहीं है। वो आप फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है पेज को। आपने 10 रिकॉर्ड डाले, पेज को रिफ्रेश करोगे, रीलोड करोगे पेज को, देन आपको चेंजिंग नजर आएगी। एसक्यूएल के अंदर ऐसा होता है। लेकिन फायरबेस के अंदर जो रियल टाइम की बात कर रहा है, आपको पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम आपको वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी। इसका ये मतलब है, ठीक है। हम्म, एसक्यूएल को पेज रिलोड करना पड़ता है, ये जैसे ये एसक्यूएल में अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दी है, जैसे मैंने 10 रिकॉर्ड टेबल में डाल दिए, लेकिन मेरे पास यहाँ स्टिल नल आ रहे हैं, खाली आ रहे हैं, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पे टेबल्स अभी तक खाली आ रहे हैं, जबकि मैं ऐप से 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुका हूँ डेटाबेस के टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। तो आपको इस तरीके का पेज रिलोड करना पड़ता है, ये जैसे मैं भी कर रहा हूँ, इस तरीके का पेज रिलोड करना पड़ता है, तब आपको 10 रिकॉर्ड दिखेंगे, ठीक है। लेकिन फायरबेस के अंदर ऐसा नहीं होता। फायरबेस के अंदर जो है ना, आप ये रहा, फायरबेस के अंदर आप यहाँ रियल टाइम देख रहे होगे, आपको रिफ्रेश रीलोड करने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम डेटा इंसर्ट हो रहा होता है इसके अंदर। हाँ, हम आते हैं यहाँ पे, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। अब ये बता रहा है कि ये तो मैं आपको खुद ही करवा दूंगा। अब ये बता रहा है कि इंस्टॉलेशन हमने कर ली। अब ये वो बता है, अब ये इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन करने के बाद ये बता रहा है कि इंपोर्ट फाइल फाइल स्टोर फ्रॉम, ये आपने इंपोर्टेशन कर ली, आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर आपने ये फाइल स्टोर दिया, ये वाला, और डॉट कलेक्शन, ये डॉट कलेक्शन ये वाला, ये चीज है, ये डॉट कलेक्शन आ गया। और कलेक्शन के अंदर कौन सा कलेक्शन, हमने क्या रखा है कलेक्शन का नाम, डेमो डीबी। हम यहाँ देंगे फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन डॉट डेमो डीबी डॉट डॉक। यहाँ देख रहे हो डॉक, यहाँ पे एबीसी डाल रहे हैं, एबीसी भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। और डॉट डॉक डॉट डॉट डॉक के बाद जो है आप क्या कहते हैं, वैल्यू डालते हो, और रीड वैल्यू, इस तरीके से आप रीड करते हो गेट। तो ये क्वेरीज जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना सही है, अगर मैं आगे कराऊंगा तो आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। वो इसलिए है क्योंकि अभी आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि अभी आप ये पहले इंप्लीमेंट करोगे, तो क्लाउड फायरस्टोर को एनेबल करोगे अपने पास, और इंस्टॉलेशन करोगे, देन फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि हाँ ये चीज हाँ ये चल रही है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास क्वेरी से स्टार्ट करेंगे।